हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रभु बायोलॉजी में। आप लोग जानते ही होंगे कि इस चैनल पर बिल्कुल फ्री एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है। ओके, यानी आप लोगों को घर बैठे निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। ओके, तो थंबनेल देखकर आप लोगों को पता लगा ही चुके होंगे कि आज के हमारे डिस्कशन का टॉपिक क्या है। ओके, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि आज के हमारे डिस्कशन का टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। ओके, यानी फोटोसिंथेसिस में जितने भी फैक्टर्स होते हैं वो किस प्रकार से अफेक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस को, उस फैक्टर्स को हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट रहा तो आप लोग इसे कमेंट में लिख दीजिएगा। ओके, मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सअप नंबर भी दे दूंगा, आप लोग इस पर व्हाट्सअप पर भेज सकते हैं। ओके, तो मैंने क्या बताया कि जो भी डाउट होगा आप लोग उसे कमेंट में लिखिएगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। तो वो जो फैक्टर्स हमारे फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं ना, वो दो प्रकार के होते हैं। हमारे इंटरनल फैक्टर, दूसरा एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर्स में वैसे फैक्टर जो प्लांट के अंदर ही पाए जाते हो, जैसे क्लोरोफिल प्लांट के अंदर पाया जा रहा है, फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक भी है। हमारा स्टोमाटल ओपनिंग, स्टोमाटा कितना खुलता है, जितना ज्यादा स्टोमाटा खुलेगा उतना ज्यादा ऑक्सीजन लिबरेट करेगा, उतना ज्यादा CO2 को एब्जॉर्ब करेगा, यानी गैसियस एक्सचेंज। हमारा लीफ लीफ का साइज कैसा है ना, लीफ का ओरिएंटेशन कैसा है, इस तरफ से लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है या इस तरफ से लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है। लीफ का एज कैसा है, यानी अगर लीफ न्यू है या फिर ओल्ड है, तो ओल्ड और लीफ न्यू लीफ जो होते हैं वो कम फोटोसिंथेसिस करते हैं। वही जो यंग लीफ होते हैं, यानी कुछ एज को अपना आधा एज को क्रॉस कर चुके होते हैं, यानी ना ही ओल्ड हो ना ही न्यू लीफ हो, वो ज्यादा फोटोसिंथेसिस को एब्जॉर्ब करते हैं। सॉरी, वो ज्यादा लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे फोटोसिंथेसिस होता है ना। और लीफ का साइज हो गया, नंबर हो गया, एज। ठीक है, तो ये सब हमारे कैसे फैक्टर्स हैं, इंटरनल फैक्टर्स। क्लोरोफिल, हमारा मेजोफिल सेल्स, क्योंकि किसी भी लीफ में जितना ज्यादा मेजोफिल सेल्स पाया जाएगा उतना ही ज्यादा क्लोरोफिल पाया जाएगा, जितना ज्यादा क्लोरोफिल पाया जाएगा उतना ही ज्यादा वो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। ओके, जितना ज्यादा लाइट को एब्जॉर्ब करेगा उतना ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा। यानी ये सब कौन से फैक्टर्स है, हमारे इंटरनल फैक्टर्स है ना, जो कि प्लांट्स के अंदर ही पाए जाते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स में वैसे फैक्टर्स जो कि प्लांट्स को बाहर बाहर से मिलता हो, है ना, बाहर से वो फैक्टर्स को एब्जॉर्ब करता हो। ओके, जैसे हमारा लाइट, प्लांट्स जो है बाहर से एब्जॉर्ब करता है, सनलाइट से जो लाइट आता है ना। और फिर से अगर हम लोग बात की जाए कि जो हमारे घर में जो बल्ब जलते हैं उनसे हमारा फोटोसिंथेसिस होगा कि नहीं, तो उनसे फोटोसिंथेसिस की क्रिया चालू हो जाती है ना, लेकिन कम होगा। ओके, और फिर जैसे हमारा हो गया, लाइट बता दिया, CO2 बाहर से मिलता है एटमोस्फेयर से। ओके, और जैसे वाटर हो गया, है ना, वाटर भी सॉइल से मिलता है प्लांट्स को। टेम्परेचर, बाहर का टेम्परेचर कैसा है प्लांट्स के सराउंडिंग एरिया का, तो वो सब एक्सटर्नल फैक्टर्स में आते हैं। ओके, तो अब हम लोग एक्सटर्नल फैक्टर को, इंटरनल फैक्टर को थोड़ा डिटेल से जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग एक पॉइंट को जानते हैं जो है हमारा लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स। ओके, तो मैंने बता ही दिया कि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होंगे फोटोसिंथेसिस को जो अफेक्ट करते होंगे, लेकिन जो सबसे ज्यादा अफेक्ट करता हो, यानी वैसा फैक्टर जिसमें फोटोसिंथेसिस क्रिया में अवरोध पैदा होता हो, है ना, जो कम मात्रा में पाए जाते हो। जैसे हमारा CO2 जो है एटमोस्फेयर में है वो 0.03% है ना, लेकिन प्लांट्स को चाहिए 0.05%। तो CO2 कम है, जो कि चाहिए 0.5, अब मिल जाए 0.03। तो ये हमारा लिमिटिंग फैक्टर हुआ। ठीक है, ये हमारा लिमिटिंग फैक्टर हुआ फोटोसिंथेसिस का, कौन, CO2, है ना। आप लोग बोलते होंगे कि CO2 ज्यादा मात्रा में बढ़ रहा है, CO2 बढ़ रहा है तो उससे कुछ फायदे भी हैं, नुकसान तो है ही। नुकसान तो मैं मानता हूँ कि नुकसान है, ओजोन परत हमारा जो है वो, उसका जो छिद्र है हमारा वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन कुछ फायदे भी है। आप लोग इसे 12th क्लास में पढ़िएगा, है ना, कि CO2 जो हमारा बढ़ रहा है उसका फायदा क्या है, नुकसान क्या है। फिर हमारा मैंने बता दिया क्या, CO2, सॉरी मैं क्या बताया था, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, है ना। तो लिमिटिंग फैक्टर मैंने क्या बताया कि जो प्लांट्स को कम मिलता हो वो होता है हमारा लिमिटिंग फैक्टर। अगर CO2 भी कम मिल रहा है, वाटर भी कम मिल रहा है, तो उस टाइम लिमिटिंग फैक्टर कौन होगा, तो उस टाइम हम देखेंगे दोनों में ज्यादा कम कौन है। अगर वाटर ज्यादा कम हुआ तो वाटर लिमिटिंग फैक्टर होगा, CO2 कम हुआ तो CO2 लिमिटिंग फैक्टर होगा। ओके, और करेंट टाइम में अगर बात की जाए तो CO2 हमारा जो मेजर लिमिटिंग फैक्टर है ना, फोटोसिंथेसिस का मेजर लिमिटिंग फैक्टर कौन है, CO2। ओके, तो ये था हमारा लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। अब हम लोग बारी बारी से सभी फैक्टर्स को जानते हैं। पहला है हमारा लाइट। ओके,
तो लाइट जो है काफ़ी अफेक्ट करता है कि फोटोसिंथेसिस कैसा हो। लाइट इंटेंसिटी, लाइट ड्यूरेशन, है ना, लाइट क्वालिटी। ओके, तो शुरुआत में अगर हम लोग लाइट देते हैं, है ना, अगर शुरुआत में किसी प्लांट पर लाइट देते हैं, तो जैसे अगर थोड़ा भी लाइट दीजिएगा ना, प्लांट जो है थोड़ा से भी अगर लाइट उस पर दीजिएगा ना, तो फोटोसिंथेसिस की क्रिया चालू कर देते हैं अपना। फोटोसिंथेसिस की क्रिया उसमें स्टार्ट हो जाती है। फोटो से अगर लाइट का जो हमारा वेवलेंथ है वो 3800 से 7600, 3800 से 7600 एंगस्ट्रॉम का अगर लाइट का वेवलेंथ इतना है, 3800 से 7600 एंगस्ट्रॉम के बीच है, तो फोटोसिंथेसिस की क्रिया अच्छे से होती है। ओके, और लाइट शुरुआत में जैसे जैसे आप लोग बढ़ाइएगा ना, जैसे मान लीजिए कि हमारा सुबह का टाइम है, तो लाइट धीरे धीरे बढ़ता है ना, तो वैसे वैसे फोटोसिंथेसिस का रेट भी बढ़ेगा। लेकिन कुछ टाइम ऐसा आएगा ना, अगर लाइट मान लीजिए बहुत ही अधिक समय से पड़ रहा है, लाइट अगर तीव्र पड़ रहा है, लाइट का इंटेंस ज्यादा है ना, तो उस टाइम क्या होगा ना कि वो कांस्टेंट हो जाएगा। फोटोसिंथेसिस का रेट जो है कांस्टेंट हो जाएगा। लाइट बढ़ा रहे हैं लेकिन फोटोसिंथेसिस का रेट नहीं बढ़ रहा है, वो कांस्टेंट हो गया है। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि अगर जितना भी आप लोग लाइट को बढ़ाइएगा ना, लेकिन फोटोसिंथेसिस का रेट फिर घटने लगेगा। उसमें होता क्या है ना कि क्लोरोफिल नष्ट होने लगता है, डिस्ट्रॉय होने लगता है अधिक लाइट की वजह से, है ना। और धीरे धीरे क्या होगा कि क्लोरोफिल पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा, तो फोटोसिंथेसिस का क्रिया रुक जाएगा, बंद हो जाएगा। और जो फोटोसिंथेसिस का जो रेट हमारा घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है, उस क्रिया को हम लोग करते हैं क्या, सोलराइजेशन। ओके, हम लोग इसे ग्राफ के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए फोटोसिंथेसिस का इधर रेट होगा और ये हमारा लाइट का रेट है ना। शुरुआत में हम लोग लाइट जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं, फोटोसिंथेसिस का रेट वैसे वैसे बढ़ रहा है। ओके, लेकिन कुछ टाइम ऐसा आएगा, इतना जब फोटोसिंथेसिस कोई मतलब फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो लिमिट में करेगा ना, अब कितना कर सकता है, जितना उसकी क्षमता होगी उतना ही। तो कितना भी लाइट दीजिएगा ना, एक समय आएगा तो लाइट फोटोसिंथेसिस का रेट कांस्टेंट हो जाएगा। ओके, मतलब कुछ टाइम तक वो कांस्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब कि वो आगे कितना भी लाइट बढ़ाइएगा ना, तो फोटोसिंथेसिस का रेट नहीं बढ़ेगा। लेकिन कुछ इसमें ऐसा भी टाइम आएगा जब अगर और ज्यादा लाइट आप लोग दे रहे हैं, उस पर लाइट का इंटेंस और अधिक है, तो वो फिर घटने लगता है फोटोसिंथेसिस का रेट। फोटोसिंथेसिस का रेट घटने लगता है। और ये जो हमारा डिक्रीज हो रहा है फोटोसिंथेसिस का रेट, इस रेट को हम लोग कहते हैं क्या, सॉरी, इस क्रिया को हम लोग कहते हैं सोलराइजेशन। ओके, क्या कहते हैं, सोलराइजेशन। ओके, आप लोग देखते होंगे कि हम लोग कुछ घर में छोटे छोटे प्लांट्स जो लगाते हैं ना, वो भी हो जाते हैं। यानी कुछ छाया में जो प्लांट्स रहते हैं ना, जिन पर अगर डायरेक्ट लाइट नहीं पड़ रहा हो, वो भी ग्रो कर जाते हैं। तो उन प्लांट्स को हम लोग कहते हैं स्कायोफाइट्स। फिर से देखिए, स्कायोफाइट्स हम लोग उन प्लांट्स को कहेंगे जो शेडी प्लेसेज में भी हो जाते हो। जैसे हमारे अगर हम लोग किसी रूम के अंदर लगाएं तो उस रूम के अंदर भी वो प्लांट ग्रो करेगा। वो करता क्या है ना, वो रिफ्लेक्टेड लाइट को एब्जॉर्व करता है। वो क्या करता है, रिफ्लेक्टेड लाइट को एब्जॉर्व करता है। जैसे अगर कोई कमरा है, ठीक है, अगर उसके सारे बल्ब को बंद कर दिया जाए तो रात के समय में पूरा अंधेरा रहेगा, लेकिन दिन के समय में उजाला रहता है। तो दिन के समय में उजाला कैसे रहता है, क्योंकि वो रिफ्लेक्टेड लाइट को एब्जॉर्व कर रहा है ना, सॉरी, उसमें उस रूम में रिफ्लेक्टेड लाइट आ रहा है। अगर डायरेक्ट लाइट नहीं अभी आ रहा है तो रिफ्लेक्टेड लाइट आ रहा है। तो उस हम लोग क्या कहते हैं, अगर वैसे प्लांट जो हमारे रूम के अंदर भी ग्रो कर जा रहे हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्कायोफाइट्स। वो रिफ्लेक्टेड लाइट्स को एब्जॉर्व करते हैं और उसी लाइट से अपना फोटोसिंथेसिस चालू करते हैं। उससे हम लोग कहते हैं स्कायोफाइट्स। ये रिफ्लेक्टेड लाइट से को एब्जॉर्व करते हैं और इस स्टेडी प्लेसेस में भी होते हैं। ओके, जैसे हमारा अगर कोई घना जंगल है, बड़े बड़े वृक्ष हैं, उसमें बड़े बड़े ट्रीज हैं, तो अगर उसमें कोई छोटा अगर पौधा लग रहा है तो वो कैसे लाइट को एब्जॉर्व करेगा, रिफ्लेक्टेड लाइट को, क्योंकि जो ज्यादा मात्रा में लाइट पड़ रहा है, जो जिस जो बड़े बड़े पौधे हैं उसी पर डायरेक्ट लाइट पड़ रहा है, छोटे पौधे कहाँ से करेंगे, तो वो रिफ्लेक्टेड लाइट को ही एब्जॉर्व करते हैं। ओके, और फिर इसमें हमारा हेलियोफाइट्स, जो प्लांट डायरेक्ट लाइट को एब्जॉर्व करते हैं ना, उसे हम लोग बोलते हैं हेलियोफाइट्स। देखिए, इंटेंस लाइट यानी लाइट के जो हमारा वेलोसिटी है वो सबसे अधिक होना चाहिए। कहाँ, वो उन प्लांट्स को हम लोग क्या करते हैं, हेलियोफाइट्स कहते हैं। इन्हें डायरेक्ट लाइट चाहिए, ये रिफ्लेक्टेड लाइट में ग्रो नहीं करेंगे। ओके, और फिर हमारा बात लाइट क्वालिटी का, कि लाइट का क्वालिटी कितना होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए। तो हमारे जो ब्लू लाइट होता है और रेड लाइट होता है
है ना। आप लोग जानते हो कि सनलाइट में 7 कलर्स होते हैं, लेकिन उन 7 कलर्स में ब्लू लाइट और रेड लाइट जो होते हैं हमारे वही सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी होते हैं। सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस के लिए ये दोनों कलर बेस्ट होते हैं, जनरल प्लांट्स की अगर बात की जाए तो। ठीक है, और कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं, सॉरी पहले एक और बात, जनरल प्लांट्स में हमारा क्या बताया मैंने कि ब्लू लाइट और रेड लाइट फोटोसिंथेसिस के लिए बेस्ट है ना। ये क्या करते हैं, बाकी लाइट से भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इनके लिए सबसे अच्छा कौन होता है, ब्लू लाइट और रेड लाइट। लेकिन ये ग्रीन लाइट से नहीं करते हैं, है ना। ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट करा देते हैं, इसलिए हमारे जो पौधों की पत्तियां हैं वो ग्रीन दिखाई देती है। क्यों, क्योंकि इसमें ग्रीन लाइट है ना, सॉरी वो ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट करा दे रहा है। ओके, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं ना जो ग्रीन लाइट से ही फोटोसिंथेसिस करते हैं। कुछ हमारे एल्गी हैं, सॉरी कुछ हमारे वैसे प्लांट्स हैं जो कि डीप सी में पाए जाते हैं, यानी गहरे समुद्र में पाए जाते हैं। वो ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, उसी से अपना फोटोसिंथेसिस करते हैं, है ना। तो ये था हमारा लाइट क्वालिटी। लाइट ड्यूरेशन की अगर बात की जाए कि कोई भी प्लांट जो है कितना देर तक फोटोसिंथेसिस लगातार कर सकता है, तो जनरल जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो 10 से 12 घंटे तक फोटोसिंथेसिस लगातार कर सकते हैं। अगर बात की जाए एप्पल ट्री की, तो एप्पल का जो ट्री होता है, हमारा एप्पल का जो पेड़ होता है, तो वो 18 घंटे तक लगातार फोटोसिंथेसिस कर सकता है। 18 घंटे तक लगातार लगातार फोटोसिंथेसिस की क्रिया कर सकता है। कौन, एप्पल का ट्री। जनरल जो हमारे प्लांट्स आते हैं उनमें कितना होगा, 10 से 12 घंटा होगा, है ना। और देखिए जितना भी हमारे सनलाइट को एब्जॉर्व करता है प्लांट्स, है ना, तो उसका मात्र 10% ही यूज करता है, मात्र 10% ही उसका यूज के लिए होता है। जैसे हमारा अगर कोई भी प्लांट है ना, वो तो सनलाइट को एब्जॉर्व कर रहा है, लेकिन सिर्फ 10% को ही वो एब्जॉर्व करता है, बाकी 90% को नहीं करता है ना। तो वो क्या हुआ, हमारा लाइट का मतलब कितना परसेंटेज वो यूज कर रहा है, सॉरी कितना परसेंट को एब्जॉर्ब कर रहा है। ओके, वो कितना, 10%। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, 10% लाइट को एब्जॉर्ब करता है प्लांट्स। ठीक है, जितना भी पूरा लाइट है तो उसका 10% ही फोटोसिंथ सॉरी 10% वो एब्जॉर्ब करता है। कौन, हमारा लीफ, है ना। नेक्स्ट फैक्टर में हमारा आता है इसमें CO2 कंसंट्रेशन। हमारे वायुमंडल में जो CO2 का है ना, वो है 0.03 से लेकर 0.04 के बीच, है ना। किताबों में लिखा है, कई किताबों में आपको लिखा है 0.032, यानी कहने का मतलब हुआ कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो CO2 है वो 0.03 से लेकर 0.04% तक है ना, इन दोनों के बीच में है। तो ये प्लांट के फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक नहीं है, मतलब सॉरी इतना इनफ नहीं है, इतना काफी नहीं है। फोटोसिंथेसिस के लिए हमें जितने CO2 को चाहिए वो है 0.05%। इतना परसेंट अगर एटमॉस्फेयर में हमारा CO2 रहेगा ना, तो ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा, फोटोसिंथेसिस के लिए वो बेस्ट रहेगा। लेकिन हमारा पाया कितना जा रहा है, 0.03%, यानी CO2 हमारे एटमॉस्फेयर में कम है फोटोसिंथेसिस के लिए। अगर सोचिए प्लांट जितना ज्यादा CO2 को एब्जॉर्ब करेगा उतना ज्यादा ऑक्सीजन को लिबरेट करेगा, है ना। तो ये कुछ मात्रा में जो हमारा CO2 बढ़ रहा है, आप लोग जानते होंगे कि आजकल ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है ना, यानी किसके कारण, CO2 के कारण, यानी CO2 धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो CO2 बढ़ रहा है तो उससे कुछ फायदे भी हैं। फायदे क्या है, तो प्लांट जो है उसके फोटोसिंथेसिस की मात्रा बढ़ रही है, धीरे धीरे ज्यादा ऑक्सीजन को लिबरेट कर रहे हैं, यानी CO2 बढ़ रहा है तो साथ ही साथ ऑक्सीजन भी बढ़ रहा है ना। लेकिन कुछ इसके हानि भी है ना, कुछ इसके हानि भी है कार्बन के बढ़ने की, कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने। आप लोग आगे की क्लास में पढ़िएगा कि CO2 जो बढ़ रहा है हमारा, उसके फायदे क्या है, उसके नुकसान क्या है ना। तो उसके फायदा मैं यहाँ पे एक ही बता रहा हूँ कि उससे फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगी, फोटोसिंथेसिस अच्छी होगी। तो यहाँ पे जो हमारा फोटोसिंथेसिस कम है ना, चलिए 0.05 है, 0.03 यानी कम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि CO2 जो है हमारा एक मेजर लिमिटिंग फैक्टर है। यहाँ पे मैंने लिमिटिंग फैक्टर पढ़ाया ना, तो ये हमारा CO2 क्या हुआ है, मेजर लिमिटिंग फैक्टर हुआ फोटोसिंथेसिस का, समझे। तो ये था हमारा CO2। बात की जाए फिर अगर टेम्परेचर की, तो देखिए कई लोग ये समझते हैं ना कि टेम्परेचर और लाइट एक ही है, ऐसा नहीं है। अगर हमारा जैसे टेम्परेचर हमारा है 30 डिग्री सेल्सियस, सॉरी अगर मान लीजिए 50 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस में से भी बहुत लोग, पूरी गर्मी बहुत एकदम इतनी हो जाएगी कि लोग जलने लगेंगे एकदम। तो अगर 50 डिग्री सेल्सियस है, ओके,
तो उसमें कोई प्लांट्स है, अगर उस छायादार वाले एरिया में है, छाया वाले एरिया में उस पर लाइट डाइट पड़ ही नहीं रहा है, तो कैसे अथी करेगा अपना फोटोसिंथेसिस? नहीं कर सकता ना। कुछ प्लांट्स जो हमारे कैसे हैं, हेलियोफाइट्स प्लांट्स हैं, उन पर अगर डायरेक्ट लाइट पड़ेगा तो फोटोसिंथेसिस करेंगे ही नहीं, चाहे टेम्परेचर कितना भी हो, टेम्परेचर से उन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जब तक उसे लाइट नहीं दीजिएगा वो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, है ना। तो जो टेम्परेचर चाहिए, जो हमारा जो सबसे बेस्ट टेम्परेचर है, वो होता है 10 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच। 10 से 30 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है ना हमारा प्लांट के लिए, वो बेस्ट होता है ना। इस टेम्परेचर में जो प्लांट्स होते हैं हमारे, वो अधिक फोटोसिंथेसिस करते हैं। ओके, जैसे हमारा कोनिफर्स हो गए, जो हाई एल्टीट्यूड में पाए जाते हैं कॉनिफर्स, है ना, उन्हें जितने टेम्परेचर चाहिए वो है 35 डिग्री सेल्सियस, है ना। 35 डिग्री सेल्सियस अगर उन प्लांट्स को मिलेगा तो वो फोटोसिंथेसिस का रेट अच्छा करेंगे। अगर टेम्परेचर उसमें कम मिलेगा, मान लीजिए जैसे मैंने आप बताया ना आप लोगों को कि कॉनिफर्स में कितना टेम्परेचर चाहिए, 35 डिग्री सेल्सियस, यानी उसके वातावरण का टेम्परेचर अगर 35 डिग्री सेल्सियस रहा तो वो अच्छा फोटोसिंथेसिस करेंगे। लेकिन वही अगर टेम्परेचर मान लीजिए वहाँ का है कॉनिफर्स ही है, ठीक है, हाई एल्टीट्यूड में पाए जाने कॉनिफर्स ही, अगर वहाँ का टेम्परेचर मान लीजिए 35 की जगह 25 डिग्री सेल्सियस है, तो वहाँ पर टेम्परेचर लिमिटिंग फैक्टर हो जाएगा। फोटोसिंथेसिस तो करेगा लेकिन कम करेगा, तो वहाँ पर टेम्परेचर कैसा होगा, लिमिटिंग फैक्टर हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे भी एल्गी होते हैं ना जो कि 75 डिग्री सेल्सियस, सोचिए कितना हाई टेम्परेचर है ये, 75 डिग्री सेल्सियस, ये इतना डिग्री सेल्सियस इन्हें मिलता है ना, तब जाके इनके लिए फोटोसिंथेसिस बेस्ट होता है ना। तो अलग अलग प्लांट्स पर अलग अलग, मतलब कि अलग अलग प्लांट्स के लिए अलग अलग टेम्परेचर बेस्ट है। जैसे मैंने बताया था कुछ ऐसे भी एलगी होते हैं जो 75 डिग्री सेल्सियस मिलेगा ना तो ज्यादा लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, उनके लिए फोटोसिंथेसिस के लिए वो बेस्ट रहेगा 75 डिग्री सेल्सियस। कॉनिफर्स के लिए 35 डिग्री सेल्सियस। जो जनरल हमारे प्लांट्स होते हैं उनके लिए कितना 10 टू 30 डिग्री सेल्सियस। अगर कम रहा, मान लीजिए माइनस में 30 डिग्री सेल्सियस दे दिया, इस अब यहाँ पे कैसे कोई अधिक करेगा, कोई भी मान अगर लाइट कितना भी दे रहे हैं, लाइट चूंकि लाइट बढ़ाएगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा ही, है ना, तो आप लोग ये तो जानते हैं। तो अगर लाइट है हमारा कितना भी दे रहे हैं, ठीक है, जैसे मान लिया जाए हमारा 30 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर, तो उस टाइम कैसे फोटोसिंथेसिस करेगा, वो प्लांट तो धीरे धीरे करके मर जाएगा, क्योंकि 30 डिग्री -30 डिग्री सेल्सियस है तो फोटोसिंथेसिस कर ही नहीं सकता है ना। और फिर हमारा नेक्स्ट इसका फैक्टर है वाटर, है ना। अगर जितना ज्यादा वो सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, है ना, उतना ज्यादा CO2 को वो काम में लाएगा, है ना। जितना ज्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करेगा उतना ज्यादा CO2 को एब्जॉर्ब करेगा। ओके, और CO2 और O2 जब CO2 हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड और जो हमारा वाटर है वो किसके द्वारा होंगे, स्टोमाटा, जो हमारा स्टोमाटा है उसके द्वारा बाहर निकलते हैं, है ना। तो जितना ज्यादा सोयल से वो वाटर को एब्जॉर्ब करेगा उतना ज्यादा स्टोमाटा खोलेगा, जितना ज्यादा स्टोमाटा खोलेगा उतना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेगा, है ना। बात को समझे आप लोग, जितना ज्यादा मिट्टी से वो एब्जॉर्ब करेगा किसका, वाटर का, उतना ही ज्यादा, तो सॉरी फिर से एक बार देखिए, मैं आप लोगों को यहाँ दिखाता हूँ, इसे मैं यहाँ मिटा रहा हूँ। ओके, आप लोग यहाँ पे देखिएगा, एलगी में था हमारा 75 डिग्री सेल्सियस। अगर ये कोई प्लांट है, इसका ये रूट है ना, तो ये प्लांट की जगह कुछ और बने, लेकिन मान लीजिए आप एक प्लांट है, ओके, तो जितना ज्यादा ये नीचे से एब्जॉर्ब करेगा हमारा वाटर को उतना ज्यादा स्टोमाटा खुलेगा इसका, और जितना ज्यादा स्टोमाटा खुलेगा उतना ही ज्यादा एटमोस्फेयर से इसमें CO2 आएगा, है ना। जितना ज्यादा लाइट को एब्जॉर्ब करेगा उतना ज्यादा CO2, सॉरी, जितना ज्यादा स्टोमाटा खुलेगा उतना ही ज्यादा CO2 इसमें प्रवेश करेगा। यानी वाटर भी एक फैक्टर है हमारा, किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, है ना। तो ये था हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स। अगर इंटरनल फैक्टर्स की बात की जाए तो क्लोरोफिल, है ना, क्लोरोफिल की संख्या जितनी होगी, क्लोरोफिल की मात्रा जितनी होगी उतना ही ज्यादा वो फोटोसिंथेसिस करेंगे, है ना। स्टोमाटल ओपनिंग, स्टोमाटा जितना ज्यादा खुलेगा उतना ही ज्यादा वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेगा, जितने ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेगा उतना ही ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा। तो ये थे हमारे फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, है ना। यहाँ पे हमारा समाप्त होता है।
एक बार फिर से मैं CO2 के बारे में बताना चाहूंगा। ओके, देखिए हमारे एटमॉस्फेयर में CO2 0.03% पाया जाता है, लेकिन ये प्लांट्स के लिए इनफ नहीं है, प्लांट्स के लिए काफ़ी नहीं है। हमारे प्लांट्स को ज़रूरत है 0.05% की। साइंटिस्ट के अनुसार 0.05% जब कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएंगे हमारे एटमॉस्फेयर में, तो फोटोसिंथेसिस के लिए, जो हमारे प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं उनके लिए वो बेस्ट होगा। लेकिन पाया कितना जा रहा है? 0.03%। यानी ये प्लांट्स के लिए लिमिटिंग फैक्टर है ना? प्लांट्स की लिमिटिंग फैक्टर चूंकि कम मात्रा में पाया जा रहा है। तो ये जो हमारा, मैंने क्या बताया यहाँ पे, CO2 कम मात्रा में पाया जा रहा है, तो यानी CO2 के कुछ लाभ हैं, है ना? CO2 बढ़ रहा है तो उससे कुछ लाभ भी हैं। CO2 जितना बढ़ेगा उतना ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा। तो इसका मतलब ये नहीं हो कि हम लोग पेड़ को काट रहे हैं तो फोटोसिंथेसिस तो बढ़ ही रहा है, हम लोग पोल्यूशन फैला रहे हैं तो CO2 बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग CO2 फैलाएं, CO2 बढ़ाएं। हालांकि इसके फायदे हैं, लेकिन कई सारे नुकसान हैं इसके, है ना? आप लोग आगे क्लास में से पढ़िएगा। तो करेंट टाइम में CO2 कैसा है? मेजर लिमिटिंग फैक्टर है फोटोसिंथेसिस के लिए। ओके, यहाँ पे हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस समाप्त होता है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे, जो हमारा रेस्पिरेशन इन प्लांट्स।